अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में 3-4 कराची से बल्कि पाकिस्तान से मुतल्लिक खबरें आपसे शेयर करनी है और हम कोशिश करेंगे कि दोबारा से जिस तरह मुल्क की सियासत और जो दीगर मामलात में उतार चढ़ाव है उस हवाले से जिस तरह पहले आपको रिपोर्ट करते थे, इस तरह हम कोशिश करें कि 3-4 खबरें मिलाकर एक खबर डेली आपके सामने हम शेयर किया करें, एक वीडियो डेली आपके सामने रखा करें ताकि आपको मुल्क में जो हालात वाक़यात हैं उसका पता चलता रहे। तो हमने जो सबसे पहले जो 3-4 खबरें जो सेलेक्ट की हैं वो आपके सामने शेयर करनी है। एक तो ये है कि कराची, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, कराची की आबादी 3.5 करोड़ के लगभग है। कराची मुल्क में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर है और यहाँ पर लाकानूनियत की आला मिसालें कायम हो रही हैं। नौजवान जो कि पढ़े लिखे तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, मुलाजमतें ना प्राइवेट है ना सरकारी हैं और आम एक आदमी की तरह पढ़े लिखने और आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद जो वो फूड पांडा, इस तरह डिलीवरी बॉय और इस तरह अजीब व गरीब सी मुलाजमतें नौकरियां करने पर मजबूर हैं, क्योंकि उनको घर चलाना है, उनको बच्चों का पेट पालना है। इस तरह गुजर बसर बेहद मुश्किल हो चुका है। और तो और एक आम आदमी, जाहिर है हर किसी की ज़िंदगी बड़ी अहम है, चाहे कोई आम आदमी हो या कोई आला शख्सियत हो, लेकिन यहाँ आला शख्सियात के लोग जो कि आजकल सियासत में हैं या बड़े बड़े ओहदों पर हैं, वो या उनके बेटे या उनकी औलादें तो महफूज हैं, लेकिन जो बानियान पाकिस्तान हैं उनकी ना औलादें महफूज हैं, ना उनके असासे महफूज हैं, ना ही उनकी ज़िंदगियाँ महफूज हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूँ दूसरी खबरों पर जाने से पहले ये आप वीडियो देखें, फिर मैं आपको बताऊंगा इनका तारुफ कि ये कौन शख्सियत थे और इनके ऊपर जुल्म किस तरह जुल्म के पहाड़ तोड़े गए हैं। ये आज मेरे बेटों को डाकुओं ने गोली मार थी। मेरा सबसे बड़ा बेटा, तकरीबन 37 साल उम्र थी इसकी, 2 बच्चों का बाप, सैयद अली रहबर, बहुत अच्छा क्रिकेटर भी था। बैंक में ये बहुत अच्छा जो ऑनलाइन बैंकिंग कंप्लीट का ऑफिसर था, वो नौकरी छूट गई तो फूड पांडा में दिन रात मेहनत करता था। हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि कई साल हो गए इस बात को कि सड़कों पर लोग मारे जा रहे हैं, डाकू लूट रहे हैं लोगों को, लेकिन कोई उनको काबू करने वाला नहीं। आप मैं चीख के थक गया। अपने बेटे के हवाले से आपके कितने बच्चे हैं, जरा इनके हवाले से, रहबर के हवाले से बताइए। मेरे बेटा 5 बेटे और 1 बेटी है। रहबर सबसे बड़ा बेटा था और सबसे यानी चाहिए था भी था, घर में सारे भाइयों को संभाल के चलता। अगर कभी कोई बात होती घर में तो ये संभाल लेता। तो छोटे भाई कहते हैं ये हमारे वालिद साहब की तरह है। कोई भी मसला हो, कोई अगर झगड़ा भी हो रहा है भाइयों में, तो ये कभी भी किसी से नहीं झगड़ता था, सबको संभालता था। इसके 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे। आज ही दिन में बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत अच्छे खेल रहा था बच्चों के साथ, बहुत अच्छा, और कह रहा था मैं आऊँगा शहरी के वक्त। बच्चे इंतजार करते। छोटा बेटा जो है इसका अभी 2-2.5 साल का है, वो इंतजार कर रहा है, पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे। उसे क्या पता। तो नाजरीन, आपको याद होगा कि एक पाकिस्तान में बड़ा मशहूर नारा है जो कि सियासत और मामलात को बेहतर तरीके से जानते हैं। वो ये है कि लेके रहेंगे पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान। इस तराने के खालिक कैफ बनारसी थे, जिनके पोते अख्तर सरोज के बेटे रहबर अली को गुज़श्ता रोज़ डाकू ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। और ये जो नारा था, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में जब ये सियासी मामलात थे, जबकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग अलग होने जा रहे थे, उसके बाद फिर एक तो ये था कि हिंदुस्तान ही रहे, दूसरा ये है कि मुसलमानों की अक्सरियत जो सियासतदान या मुख्तलिफ तालीम याफ्ता थे, जिनकी जद्दोजहद यह थी कि पाकिस्तान को एक अलग जो स्टेट बनाना चाहिए, एक पाकिस्तान के नाम से स्टेट होनी चाहिए। तो उस नारे को तख्लीक करने वाले, उस नारे के खालिक कि लेके रहेंगे पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान, उनकी औलादें भी महफूज नहीं हैं। एक तो यह है कि उनको किसी चीज़ों से किसी आला ओहदे, एक सरकारी या एक रियासी या स्टेट सतह का जो एक पोर्टफोलियो है, उस तरह तो नहीं नवाजा गया, ना ही उनके पास नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां हैं, मुलाजमतें हैं, ना घर ना बाहर। यानी कि वो एक आम, एक गरीब और इंतहाई एक पुअर सतह की एक ज़िंदगी जो है गुजारने पर मजबूर है। उनकी औलादें किसी और पोर्टफोलियो से तो नहीं, बल्कि डाकुओं की, लुटेरों की फायरिंग से निहत्ते अंदाज से कत्ल हो रही है। ये
सरोश अख्तर सरोश साहब जो थे, ये उनके साहबजादे, जिनकी आपने थंबनेल में तस्वीर भी देखी होगी, उनका नाम है जनाब जो है वो रहबर अली, जो कि 4 बच्चों के बाप थे, जो कि आपने 2 बच्चों के बाप थे, जो कि इनके वालिद साहब की आपने खुद वीडियो भी सुनी। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस पाकिस्तान के लिए ये नारे लिख रहे थे, उसी पाकिस्तान में इनकी औलादें महफूज नहीं हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह पाकिस्तान में दीगर लोग जो है गैर महफूज हैं, जिनको जो कोई डाकू लूट रहे, कभी पुलिस के हत्थों मारे जाते हैं, कभी किसके हाथों जो है वो कत्ल हो जाते हैं, और उनका कोई परेशान हाल नहीं है। रोज़ाना की सतह पर कराची का कोई इलाका ऐसा नहीं जहाँ पर या तो डकैतों से आप लुट जाते हैं, अगर आपने थोड़ी सी मुज़ाहमत की तो उसके बाद फिर इसी तरह डाकुओं के हाथों मारे भी जाते हैं, और डकैत जो है वो पकड़े नहीं जा रहे। ये आप मुसलसल पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सूबा सिंध में, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि डाकुओं को खासतौर पर कंट्रोल करने में नाकाम है। बाकी रोज़गार और दीगर जो मामलात हैं वो अपनी जगह पर। तो ये इंतहाई एक तो अफसोसनाक खबर थी जो मैंने आपके सामने शेयर की। कराची वालों के दिल खून के आंसू रो रहे हैं, क्योंकि महफूज नहीं है, लोग बेपनाह परेशानी का शिकार हैं। दूसरा जो खबर थी, जो दूसरी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि मेयर कराची का बराह रास्त इंतखाब, मेयर का सूबे में बराह रास्त इंतखाब। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान साहब ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। कई समातें हो चुकी हैं, लेकिन अब तक उस दरख्वास्त के ऊपर फैसला नहीं हो पा रहा है। गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस मामले की समाअत की, और अदालत को बावर कराया गया कि देखें, साल से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब तक इस केस में फैसला नहीं हो सका। हम चूँकि जो लोकल बल्दियाती एक्ट 2023 था, उसको हमने उसकी बुनियादी जो वैरीज थी उसको चैलेंज किया गया था, लेकिन उसके बावजूद जो है वो उस पर फैसला नहीं हो सका। तो चीफ जस्टिस साहब ने सारे मामला का जायजा लिया, क्योंकि मुर्तज़ा वहाब जो कि मेयर कराची हैं, उनके वकील पेश नहीं हुए, और इसके अलावा दीगर जो वकला थे वो भी पेश नहीं हुए थे। लेकिन ये एक अदालत ने उनकी सरजनश की और कहा कि देखें, स्टे नहीं हुआ था, और ये इब्तदाई तौर पर केस को जो है वो मामले को ख़राब करके जो है वो चले गए सम्मेलन, और उसके बाद फिर अब जो है हम केस चलाएंगे। तैमूर मिर्ज़ा जो कि हाफिज नईमुर रहमान साहब के वकील हैं इस केस में, वो थे, और दीगर कुछ वकला अदालत के अंदर मौजूद थे। तो उसके बाद फिर जो एक तरफ चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि मेयर कराची की तरफ से कौन पेश हो रहा है, तो एक वकील ने बताया कि मेयर कराची की तरफ से हैदर वहीद एडवोकेट साहब जो है वो पेश हो रहे हैं, और हैदर वहीद के एडवोकेट के जो मामून वकील थे, उन्होंने कहा वो दूसरे बेंच में है, केस में है, तो लिहाजा वो आज इस बेंच में पेश नहीं हो रहे। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जब बेंच बन गया है और इसमें अहम केस है, और उसके बाद फिर इसका टाइम भी फिक्स था, डेट भी पहले से फिक्स थी, तो इसके अलावा फिर और कौन सा केस जो है फिक्स हो सकता है, उसको तरजीह दी गई और इस केस में जो है पेश नहीं हुए। इस तरह असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने भी अदालत को बताया कि देखिए जी, एडवोकेट जनरल सिंध जो है वो इस्लामाबाद में मसरूफ़ हैं, तो लिहाजा हमें इसकी तारीख दे दी जाए। फिर तय हुआ कि जी हमें ईद से पहले की तारीख दे दें। चीफ जस्टिस ने पूछा कि ईद से पहले की तारीख दें या बाद की तारीख दें, तो उसके बाद फिर तैमूर मिर्ज़ा साहब ने कहा कि सर हमें ईद से पहले की तारीख दे दें। तो उस पर चीफ जस्टिस ने थोड़ा ज़रा मजाक ये बात की कि किसी की ईद ख़राब करना चाहते हैं और इस केस में इतनी जल्दी क्या है। तो फिर उन्होंने इस मामले को बताया कि देखिए, एक गैर मुंतखब शख्स बराह रास्त, यानी कि जो इलेक्शन में उसको वोट नहीं पड़े, वो इलेक्शन में जो वो उम्मीदवार नहीं थे, इलेक्शन में नहीं खड़े हुए थे, लेकिन उसके बावजूद उनको बराह रास्त जो है मेयर मुंतखब कर दिया गया। कैसे जो है ये सब मुमकिन है? तो उसके बाद फिर चीफ जस्टिस साहब ने पूछा, अकील अहमद अब्बासी साहब ने, इससे पहले कैसे जो है ये मेयर को मुंतखब करते थे? तो जो वकील थे जमात इस्लामी के, उन्होंने कहा कि मेयर मुंतखब लोगों में से ही एक शख्स को मेयर जो है बना दिया जाता था। और उसके बाद फिर चीफ जस्टिस ने पूछा क्या कोई मेंबर जो बगैर इलेक्शन लड़े वजीर बन सकता है? तो सरकारी वकील ने कहा कि जी वजीर बन सकता है, लेकिन 6 महीने में मुंतखब होना जो है ज़रूरी है। चीफ जस्टिस ने कहा मुर्तज़ा वहाब को क्या 6 महीने हो गए हैं? वकील जो दरख्वास्त गुजार थे उन्होंने कहा कि मुर्तज़ा वहाब को 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, और सरकारी वकील ने कहा कि ये दरख्वास्त चूँकि गैर मौसर हो चुकी है, और मेयर कराची 6 महीने में यूसी जो है वो चेयरमैन मुंतखब होना था, वो हो चुके हैं। चीफ जस्टिस ने इस दौरान कहा कि देखिए जी, बराह रास्त इनको मुंतखब कर लिया गया, बाद में इसको कौन हरा सकता है? अच्छे लोग हो सकते हैं, मगर आए तो जो है वो पैराशूट के जरिए ही हैं। और इस दौरान जो है चीफ जस्टिस ने कहा कि देखें जी, एक तरीका कार होगा क्या, क्योंकि अगर पूरी काउंसिल की जो बॉडी थी उसमें तमाम जो सीटें थी उस पर इलेक्शन हुए, तो फिर कैसे मुमकिन है कि उन सीटों में से वो शख्स जो गैर मुंतखब हो उसको आप मेयर मुंतखब कर लें, और उसके बाद फिर 6 महीने के बाद उसको उन्हीं सीटों में से मुंतखब करा लें? क्योंकि यहाँ तो ओहदे को छोड़ता नहीं है, या तो ये है कि वो इस्तीफा दे दे, या वो शख्स जो मुंतखब हो चुका हो मर जाए, या फिर उठा लिया जाए।
इसके अलावा इन 3 सूरतों के अलावा कोई और सूरत हो नहीं सकती, तो फिर कैसे जो है वो ये सारी चीज़ें मुमकिन है कि गैर मुंतखब शख्स को पहले मेयर बनवा ले, उसके बाद उन्हीं सीटों में से मुंतखब करा ले। तो जो असिस्टेंट एडवोकेट थे उन्होंने कहा कि देखें जी, किसी न किसी को इस्तीफा कराना पड़ता है और इस मामले में भी रिज़ाइन कराना पड़ा। तो बहरहाल ये हैरानकुन सूरत हाल थी और उसके बाद फिर चीफ जस्टिस ने अब लगता है कि ये नुक्ता पकड़ लिया है कि बरह रास्त जो इंतखाब है वो शायद कानून की खिलाफ वर्जी है, शायद क्योंकि आगे अदालत ने पार्ट हट कर लिया है, जुज़वी इस केस के दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। आने वाले दिनों में इसका जो है मज़ीद दलाइल होंगे, उसके बाद फिर अदालत जो है वो फैसला करेगी। इसके अलावा एक और जो अहम खबर थी वो ये थी कि NA 207 नवाबशाह के इलाके से बिला मुकाबला मुंतखब हो गई हैं मोहतरमा आसवा भुट्टो जरदारी साहिबा, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की साहबजादी हैं। और इनके बारे में कहा जा रहा था कि ये इनको खातून अव्वल का जो है वो किरदार भी दिया जा सकता है, उनको रोल भी दिया जा सकता है, या उनको खातून अव्वल का लक़ब भी दिया जा सकता है। वो चूँकि उनकी बेटी हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब की, तो एक असूली तरीक़ाकार के तहत मुमकिन है ये हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह ये रिटर्निंग अफसर की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया, उससे कुछ टाइम पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं उन्होंने जो है वो एक बयान जारी किया जिसमें उनके मुताबिक कि NA 207 नवाबशाह से PTI के जो उम्मीदवार थे गुलाम मुस्तफ़ा रिंद, उनको पुलिस ने स्कंड का इलाका है वहाँ से गिरफ्तार किया है। और गुलाम मुस्तफ़ा रिंद ज़िमनी इंतखाबात में आसफा भुट्टो के सामने PTI की टिकट पर जो है उनको नॉमिनेशन दिया गया था, उनको नॉमिनेट किया गया था। और उसके बाद पहले मरने में गुलाम मुस्तफ़ा का फार्म रद्द हुआ और आज उनका जो है फार्म बहाल हुआ है। और उसके बाद फिर जो है पुलिस ने इनको बिलाजवाज तौर पर गिरफ्तार करके गुम कर दिया है। ये PTI का मौक़िफ़ था। और इस हवाले से उन्होंने जो सदर सिंध के थे PTI के हलीम अल शेख साहब, उन्होंने और उसके बाद फिर जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट अली अहमद फल साहब ने इसकी जो है मजम्मत की है। और हलीम अल शेख साहब का कहना था कि पुलिस हमारे उम्मीदवारों को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बना रही है और पीपल्स पार्टी अवाम के वोट से खौफजदा हो चुकी है। फौरी तौर पर हमारे उम्मीदवार को रिहा किया जाए और पुलिस गर्दी की हम इस मामले में शदीद मजम्मत करते हैं। पूरी PTI जो है वो उम्मीदवार के साथ खड़ी हुई है। पुलिस की बिलाजवाज कार्रवाई बुज़दिलाना अमल है और ऐसे ओछे हथकंडों को जो हमारे उम्मीदवार जो है वो उससे डरने वाले नहीं है। और उन्होंने मुतालबा किया कि इनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। लेकिन रिहा होने के बजाय क्या वो उनके कागजात बाकी जो है मंजूर हो चुके थे या नहीं हुए थे, इस हवाले से अब तक इलेक्शन कमीशन या रिटर्निंग अफसर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। लेकिन शाम के औकात में एक नोटिफिकेशन जारी होता है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो शेयर करते हैं, जिनके मुताबिक आसवा जरदारी के सामने कोई किसी ने कागजात नामजदगी ज़िमनी इंतखाबात NA 207 के लिए जमा नहीं कराए, इसलिए आसवा भुट्टो जरदारी साहिबा जो है बिला मुकाबला मुंतखब होती हैं। तो अब ये रियल में मुंतखब हुई हैं या मुखालिफ उम्मीदवार को जो है उसके पहले कागजात नामजदगी मुस्तरद कराए गए, किए गए, हो गए, किस तरह हुए, या उसको लापता कर दिया गया, गुम कर दिया गया PTI के जो अलामिया जारी किया गया उसकी तरफ से, तो ये अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल सूरत हाल कुछ गंभीर है। और जहाँ जो सिंध में खासतौर पर रहने वाली जो दूसरी सियासी जमातें हैं पीपल्स पार्टी के अलावा, उनकी तरफ से अक्सर इस तरह के इल्ज़ाम आते रहते हैं कि मुखालिफ उम्मीदवार को अगवा करा के एक तवील एक माजी का एक बहुत बड़ा एक अलमिया रहा है पीपल्स पार्टी का कि उनको जो है अगवा करा लेते हैं या मुकदमात बना लेते हैं, बनवा लिए जाते हैं मुखालिफ उम्मीदवार के ऊपर और ख़ुद जो है बिला मुकाबला मुंतखब हो जाते हैं। और अगर उम्मीदवार के ऊपर बस नहीं चलता तो उनके जो तजवीज़ कुनंदा या तईद कुनंदा होते हैं उनके ऊपर भी इस तरह के हथकंडे इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि इस्तेमाल किए जाते हैं। आपने अवाम ने राय देनी है। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।